नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान भाग 1 का दूसरा पाठ तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने तत्वों के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा है। तत्वों के प्रकार हमने पढ़े हैं, धातु, अधातु, धातु सदृश। फिर उसके बारे में उसके गुणधर्म पढ़े हैं, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, अन्य गुणधर्म जो भी हैं, और कौन से तत्वों को धातु कहते हैं, कौन से तत्वों को अधातु कहते हैं, कौन से तत्वों को धातु सदृश कहते हैं, ये सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। हम जानते हैं कि द्रव्य के प्रकार कौन कौन से हैं। द्रव्य मतलब ठोस, द्रव, गैस, और उस हिसाब से तत्वों के प्रकार कौन से हैं वो भी जानते हैं। द्रव्य का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु, वो हमने देखा है। तत्व और यौगिक में क्या अंतर है ये भी हमने आठवीं कक्षा में देखा है, समझे। तो उस तरीके से हम अब आगे बढ़ेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण, ये सब जो तत्व थे उन तत्वों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया, कैसे उनको रखा गया, कैसे उनकी खोज की गई, हाँ, उन सब चीज़ों के बारे में इस पाठ में हम देखने वाले हैं, जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा उनको प्रदर्शित किया गया, रखा गया, और उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, इन सब चीज़ों को देखते हुए वह रखा गया। और फिर उसके बाद हम अब आगे निकलते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण। तो हमने देखा है कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। आज की तारीख में विज्ञान जगत को कुल 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई है, और परंतु ईस्वी सन 1800 के आसपास केवल 30 तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद बहुत सारे तत्वों को इकट्ठा किया गया, उनकी जानकारी ली गई। तब वैज्ञानिकों को पता चला कि कुछ तत्वों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। तो कालांतर में उस तत्व को फिर धातु सदृश नाम दिया गया, और तत्व तथा उनके गुणधर्म के विषय में ज्ञान जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ खोजने का प्रयत्न किया। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है। हर एक वैज्ञानिक ने अपनी तरफ से तत्वों को सही ढंग से रखने की कोशिश की, तत्वों को ऐसे रखने की कोशिश की कि जिससे कोई त्रुटि न पाई जाए। इसमें डोबेरानर, अस्टक, फिर मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी का समावेश होता है। तो आज हम डोबेरानर का त्रिक देखेंगे। डोबेरानर का त्रिक मतलब 3 तत्वों का समूह बनाया डोबेरानर ने, और उनको त्रिक नाम दिया। तो उन्होंने क्या पाया कि तीनों तत्व जो हैं उसमें से 2 तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान का औसत है वह बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, पूरी तरीके से नहीं, लगभग बराबर होता है। इसे ही त्रिक कहा गया। तो ये पूछता है एग्ज़ाम में कि डोबेरानर का त्रिक किसे कहते हैं। तो समान गुणों वाले प्रत्येक 3 तत्वों के समूह बनाकर उन्होंने रखे, उसे त्रिक नाम दिया। और एक त्रिक में 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान मतलब आप समझो 8वीं में पढ़े होंगे, मैंने 9वीं में बताया होगा कि परमाणु द्रव्यमान मतलब तत्वों में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है। उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो उसके आरोही क्रम में रखा, पहले इस प्रकार व्यवस्थित किया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान या उस त्रिक के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। तो उनका यह नियम था, ये नियम द्वारा वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी जो नियम थे वह गलत साबित होते जा रहे थे। यहाँ पे देखो, उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9 है, 6.9। फिर पोटेशियम का 39.1 है। अब इन दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो है उनको जोड़कर उससे 2 से भाग निकालना है, क्योंकि औसत निकालना है। तो देखो यहाँ पे दिया औसत बराबर A + C बटा 2, तो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। और सोडियम का कितना है, 23 है। तो ये पहला कंडीशन सही हो गया पहले तत्वों के लिए, पहले त्रिक के लिए। फिर उसके बाद में दूसरा जो हम देख रहे हैं कैल्शियम से, फिर स्ट्रांशियम और बेरिलियम। फिर इसमें जब उन्होंने निकाला
थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है। इसका 88.7 आया है, इसका 87.6 आया है, 88.7, 27.6। तो धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जो औसत था और जो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान था उसके बीच में काफ़ी अंतर आने लगा, और जिसकी वजह से यह फिर लागू नहीं हो सका। तो आपको एग्ज़ाम में द्रोबेन-आर्यर के त्रिक का नियम पूछ सकते हैं, या त्रिक किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं, या फिर रिक्त स्थान में भी पूछ सकते हैं, या जोड़िया मिलाओ में डोबेन-आर्यर ने डैश नियम बनाया, त्रिक का नियम बनाया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर अब उसके आगे चलते हैं। ये पहला वाला उदाहरण आप याद करके रखिए, ये एग्ज़ाम में आता है। और फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम मतलब वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने अलग अलग ही मार्ग से परमाणु द्रव्यमान का सहसंबंध तत्वों के गुणधर्म से जोड़ा। सन 1866 में न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। इसकी शुरुआत सबसे पहले उसने हल्के तत्व हाइड्रोजन से की, क्योंकि आपको पता है कि सबसे छोटा तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। हाँ, तो और अंत में थोरियम है। तो इससे उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें क्रमांक का तत्व जो होता है वो पहले क्रमांक के तत्व से क्या रखता है, समानता दर्शाता है। जैसे यहाँ पे दिया है सोडियम या लिथियम में से 8वें क्रमांक का तत्व होकर इन दोनों के गुणधर्म समान है। उसी प्रकार मैग्नीशियम और बेरिलियम, देखो यहाँ पे अब सोडियम कहाँ दिया है, Na, और लिथियम उसके ऊपर। मतलब यहाँ से अगर हम लोग गिनना शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8वें क्रमांक का तत्व है वो समान सा दर्शा रहा है। ऐसे उन्होंने बेरिलियम और Mg के लिए ही बोला है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो न्यूलैंड की समानता की तुलना के संगीत अष्टक से की है, तो उसने 8वें तथा पहले तत्व के गुणधर्म में पाई जाने समानता को अष्टक नियम कहा है। ऐसा है। तो उन्होंने संगीत जैसे सा रे ग म प ध नी, ऐसे फिर उनकी लैंग्वेज में था संगीत के स्वर, उसको उस हिसाब से एडजस्ट किया। तो उन्होंने क्या पाया कि हम कहीं से भी शुरू करेंगे लेकिन 8वें क्रमांक का तत्व जो होगा वह उससे समान गुणधर्म दर्शाएगा। लेकिन यह सब चीज़ें होने के बाद यह भी सक्सेस नहीं हो पाए, इनका भी जो नियम था वो सही ढंग से नहीं चल पाया। न्यूलैंड के अष्टक नियम में बहुत सारी त्रुटियां सामने आई। यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। न्यूलैंड ने ज्ञात सभी तत्वों को 7 × 8 इस 56 स्तंभों की सारणी में व्यवस्थित किया, और ज्ञात सभी तत्वों को स्तंभों में समावेश करने के लिए न्यूलैंड ने कुछ स्थानों पर 2-2 तत्वों को रखा। उदाहरण कोबाल्ट और निकेल। अब देखो यहाँ पे एक तत्व आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 तत्व लग रहे हैं, तो फिर उससे स्पष्टता नहीं प्राप्त हुई। न्यूलैंड ने 2 इस स्वर के नीचे क्लोरीन और ब्रोमीन इन हैलोजनों के साथ रखा है, और इसके विपरीत कोबाल्ट और निकेल इनसे समानता रखने वाले Fe और OS इन धातुओं को T इस स्वर के नीचे रखा है। उसी प्रकार नए खोजे गए तत्वों को समावेश करने के लिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में कोई भी प्रावधान नहीं था, इसलिए इनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे वो लागू नहीं हो सके। तो इस न्यूलैंड का अष्टक नियम में आपको केवल उसकी परिभाषा पूछ सकते हैं, बस इतना ही उसमें इम्पॉर्टेंट है बस। फिर मेंडलीफ क्या हुआ सारणी, तो दिमित्री मेंडलीफ यह एक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने काफ़ी हद तक तत्वों को उनके सही ढंग से रखा था, और उस हिसाब से रखा था कि यह कालांतर में सबको समझ में आ जाए। द दिमित्री मेंडलीफ, इस रशियन वैज्ञानिक ने ईस्वी सन 1869 से 1872 इस काल में तत्वों की आवर्त सारणी विकसित की। मेंडलीफ की आवर्त सारणी अर्थात तत्वों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया। परमाणु द्रव्यमान यह तत्व का मूलभूत गुणधर्म आधार मानकर मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। मतलब यहाँ पे ये मतलब जितने भी वैज्ञानिक अभी तक रखे हैं सब ने केवल परमाणु द्रव्यमान ही समझ के रखा है। और फिर दिमित्री मेंडलीफ का नियम है, उसको देखते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। मतलब जो भी चीज़ें डिपेंड थी वो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान से ही रिलेटेड थी। तो इस तरीके से दिखाया गया है। फिर यहाँ पर उन्होंने रखना शुरू किया। अब इसमें 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। उदाहरण से मतलब ये देखिए ऐसे जो है इसको हम लोग समूह कहते हैं, और जो 36 पंक्तियाँ हैं इसको आवर्त कहते हैं। तो ये उनके द्वारा बनाया गया, और इसमें कुछ विशेषताएं भी थीं, कुछ त्रुटियां भी थीं। तो विशेषता यह थी
कि मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को दुरुस्त किया और उनको सही ढंग से रखा। फिर देख लेते हैं उसको। यहाँ पर देखिए आपको दिया है। फिर आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान देते बने, इसलिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पुनः जांच कर उन्हें दुरुस्त किए गए। उदाहरण बेरिलियम का पहले निश्चित किया परमाणु द्रव्यमान 14.09 था, जिन्होंने उसे जांचा और 9.4 ऐसा किया गया। बेरिलियम बोरान के पहले स्थान पर आ गया, उन्होंने करेक्ट किया। फिर ऐसे ही एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, ऐसे कुछ तत्व थे जिनकी उन्हें प्रागुक्ति की थी, जिनके बारे में उन्होंने बताया था कि फ्यूचर में भविष्य में ऐसे तत्व हमें प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने उसके बारे में उसके घनत्व, द्रव्यमान, द्रवणांक, सूत्र, ऑक्साइड का सूत्र, ये सब के बारे में जानकारियाँ दी। तो ये आप ध्यान में रखिए कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, और उसका खोज के पश्चात नाम था स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसीय तत्व का कोई स्थान निश्चित नहीं था, परंतु 19वीं शताब्दी में हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि की खोज हुई और मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थापन उत्पन्न किए हुए ही वहाँ पर शून्य समूह का निर्माण किया गया। तो ये सब चीज़ें उनके द्वारा बताई गई थी, जो बहुत ही मील का पत्थर साबित हुई आगे के लिए। तो अब आगे जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, उनकी विषमताएँ और उसके बाद दीर्घ स्वरूप वाली आवर्त सारणी। धन्यवाद।